करंट किसान सीजन 2 में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम है देश के उन किसान वैज्ञानिकों का जो देश में ही नहीं विदेश में भी भारतीय कृषि का झंडा ऊंचा किए हुए हैं। ऐसे ही किसान वैज्ञानिकों से मिलाने का हमारा उद्देश्य रहता है कि वे आदर्श मॉडल के रूप में लोगों को प्रेरित कर सकें कि खेती किसानी घाटे का सौदा नहीं, लाभ का सौदा है। आज हमारे साथ हैं सुरेंद्र अवाना। अवाना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जयपुर जिले की उपतहसील है बिचून, उसका गांव है भैराना। इस गांव में बहुआयामी कृषि की आदर्श प्रयोगशाला है। अर्थीय उत्पादन यहाँ पर होता है, कृषि उत्पादन, प्रोसेसिंग यहाँ पर होती है, मार्केटिंग के लिए नई से नई प्रणाली अपनाई गई है। हर तरह के पशु आपको यहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगे और वहां पर उन पर निरंतर प्रयोग होते रहते हैं। ऐसी प्रयोगशाला जिसको देखने के लिए देश ही नहीं विदेश से भी लोग बड़ी संख्या में आते हैं। 35 से 40 लोग कम से कम रोजाना यहाँ पर सीखने आते हैं, जिनको सुरेंद्र अवाना जी सिखाते हैं। सुरेंद्र अवाना जी का जन्म झुंझुनू जिले में हुआ। झुंझुनू से 5 किलोमीटर दूर है गांव देहरवाला, वहां इनका जन्म हुआ। चौथी तक ये गांव में पढ़े और इसके बाद जयपुर आकर इन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त की और फिर निरंतर ये खेती में जुड़े रहे। माँ बाप, दादा दादी, इनसे इनको कृषि के संस्कार मिले और ये संस्कार ये मिले कि कुछ जीवन में ऐसा करो कि लोग याद करें। इसके लिए उन्हें दर्जनों की संख्या में सम्मान देश भर में मिले। उनमें से कुछ की चर्चा मैं आपसे करना चाहूंगा। 2018-19 में राजस्थान सरकार का राज्य स्तरीय प्रथम पुरस्कार आत्मा योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री जी ने आपको प्रदान किया। 2011 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने राष्ट्रीय हलधर ऑर्गेनिक अवार्ड आपको प्रदान किया, जो 51,000 रुपए का। 2020 में भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी ने आपको प्रगतिशील कृषक सम्मान प्रदान किया। 2020 में ही राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो करनाल ने आपको नस्ल सुधार के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। राजस्थान सरकार हर साल जैविक खेती में अग्रणी किसानों को पुरस्कृत करती है। 2021 में 1 लाख रुपए का राज्य सरकार का ये राज्य स्तरीय सम्मान आपको प्रदान किया गया। 2011 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने आपको नवोन्मेषी कृषक पुरस्कार प्रदान किया। 2021 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने आपको राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड प्रदान, आपको सम्मान राशि 5 लाख रुपए प्रदान की गई। ये तो कुछ पुरस्कार हैं, आपको दर्जनों पुरस्कार मिले। और अगर देश के सर्वश्रेष्ठ अगर आपको ऐसे प्रयोगधर्मी खेत में जाना है जिसमें हर तरह की खेती उपलब्ध है, पर्यटन के रूप में भी वो आगे बढ़ेगा। अगर आपको मछलियां ही लेनी है तो उसके लिए भी इन्होंने प्रयोग किए। इन सब पर इनसे चर्चा करेंगे, पर इनसे हम चर्चा करें इनकी इस यात्रा के बारे में, इसके पहले इनकी इस कृषि यात्रा के कुछ चित्र, कुछ दृश्य हम देखते हैं।
हमारे साथ हैं आज देश के जाने माने किसान वैज्ञानिक और पर्यावरण योद्धा सुरेंद्र अवाना जी। अवाना जी, एक स्तर पर हम पहुंच जाते हैं और लगता है ये उपलब्धियां हमारी हैं, पर परिवार से कई सारी चीजें हमें मिलती है। जब आप स्कूल में चौथी तक पढ़े गांव में, इसके बाद जयपुर आए, इसके बाद खेती बाड़ी चालू हुए, तो एक माँ की गुत्ती से परिवार से मिलती है वो उपलब्धियां। तो बात की शुरुआत हम ये करेंगे, यूं तो 2/3 आपका जीवन 40 साल, करीब 4 दशक आपने नवाचारी खेती में लगाया। ये यात्रा बचपन में कैसे शुरू हुई और आप नवाचारी खेती तक कैसे पहुंचे? देखिए, जैसा आपने बताया कि मेरा जन्म झुंझुनू के पास देरवाला गांव में हुआ और चौथी क्लास तक मैं वहाँ पढ़ा, तो किसान परिवार में पैदा हुआ और शुरू से ही दादाजी दादी जी और मम्मी पापा सब खेती करते थे, तो उनसे ही मेरे को ये खेती के संस्कार मिले। लेकिन फिफ्थ के बाद जब फिफ्थ में मैं जयपुर आ गया, तो भी मैं छुट्टियों में, दिवाली छुट्टियों में, 1.5 महीने की छुट्टियों में सारी वहां जाता था। और 5वीं क्लास में मैंने ऊँट से बाजरा बीज दिया था और 1 महीने के बाद मैं वापस देखने गया कि मैंने जो बाजरा बीजा वो कैसा हुआ। यानी कहने का मतलब है कि बचपन से ही खेती और पशुपालन के प्रति मेरा लगाव था और ये संस्कार मेरे दादा दादी और मम्मी पापा से मुझे मिले। और उसके बाद जैसा कि सबका माइंडसेट है हमारे किसानों का कि कृषि और पशुपालन, उस समय की बात कर रहा हूँ कि घाटे का सौदा है, आप पढ़ाई करिए जयपुर में और कुछ अच्छा जॉब करिए या सर्विस करिए। लेकिन मेरा रुझान खेती की तरफ ही रहा। 5वीं क्लास में मैंने पढ़ा है सामाजिक ज्ञान में वनों का महत्व है और तब से मैंने ठान लिया कि मैं अधिक से अधिक वृक्ष लगाऊंगा। और जैसा आप बता रहे थे, 1 जुलाई 10 से मैं रोज एक पेड़ लगा रहा हूँ। पिछले 12 साल स्टार्ट हो गया, तो तब से एक पेड़ लगा रहा हूँ। तो ये मेरे को बचपन से ही खेती और पशुपालन और पर्यावरण के प्रति लगाव रहा। आपने जो रोजाना एक पेड़ लगाते हैं, कितने पेड़ लगा लिए और उनमें कितने जीवित रहे? देखिए, शुरू में तो मैं बारिश के अंदर ही पेड़ लगाता था। बारिश होती थी तो 200, 400, 500 जो लोग भी कहते थे, जेडीए से भी मैं ट्री गार्ड अलॉट कराता था, पेड़ भी लेता था। 2-2 रुपए में पहले वन विभाग के मिलते थे। जो लोग कहते हैं कि हम पानी देंगे, हमारे घर के आगे लगा दो, या मेरे इंस्टीट्यूट के आसपास जयपुर में यहाँ लगाता था। लेकिन 1 जुलाई 10 से मैंने ये ठाना कि क्यों नहीं 12 महीने एक वृक्ष लगाना चाहिए। और अब मैं -5 टेम्परेचर जो दिसंबर जनवरी में रहता है या जून के अंदर मई जून में 45 प्लस रहता है, उस समय भी पेड़ लगाता हूँ। देखने वाली बात यह है कि आप उस समय थोड़ा सा बड़ा और रफ टफ पेड़ लगाओ, जैसे नीम है, करंज है, ये ऐसे पेड़ हैं जो आप मई जून में भी थोड़ा सा पानी चाहिए या सर्दियों में भी लगाओगे तो कम पानी में ये लग सकते हैं। आज तक मैंने 81,000 पेड़ लगा दिए और इनमें 95% जिंदा हैं। ये कोई अगर चाहे तो मैं सिखा सकता हूँ। पेड़ कहाँ लगाए? शुरू में मैं जयपुर में मेरे इंस्टीट्यूट और जेडीए के पार्क और कॉलोनी के आसपास, आज आप गस्सिंगपुरा में देखोगे, वहाँ के शमशान घाट में, बागरोडा थाने में, या वहाँ जो हमारा पार्क है उसमें देखोगे। आपको आज उधर आप आएंगे तो मैं आसपास जगह ही नहीं है जहाँ पेड़ लगाऊं, दूर जाना पड़ेगा। और उसके बाद ये 6 साल से मैं फार्म पे लगा रहा हूँ और वहाँ गैर मुमकिन नदी नाला उसमें भी और गवर्नमेंट स्कूल में भी। तो इस तरह से 81,000 लगा दिए। 95% पौधे जिंदा हैं और जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं होती है, मेरे फार्म पे एक टैंकर है, मैं मेरे स्टाफ से पानी की व्यवस्था मैं करता हूँ। फोटो खिंचाने, पेड़ लगाने का शौक नहीं है, उसको जिंदा रख के बड़ा करने का सबसे बड़ा कार्य। सुरेंद्र अवाना जी पर्यावरण योद्धा हैं और ये कहते हैं कि फोटो लगा खिंचवाने के लिए या अखबार में छपवाने के लिए पेड़ नहीं लगवाता, मनुष्य धर्म निभाता हूँ पर्यावरण की रक्षा के लिए। अवाना जी की कुछ बचपन से इन्होंने खेती बाड़ी का पाठ दादा दादी से पढ़ा। इनके दादा नारायण सिंह जी, माँ सजना देवी, इनके जीवन में बड़ी भूमिका रही। बचपन में जो कहानियां सुनाती थी, बचपन में जो देखने जाते थे, मिनकपन सिखाती थी, उनका प्रभाव पड़ा। पिता शैतान सिंह जी थे और 1983 इनके जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। ये 39 साल कहते हैं ना, 2022 है, 83 में इनका विवाह लक्ष्मी जी से हुआ और लक्ष्मी जी के विवाह होने के साथ ही कृषि में नवाचारों की इनकी यात्रा प्रारंभ हुई। अभी जो भैराना गांव है, जहाँ पर इन्होंने मॉडल फॉर्म बना रखा है,
जिसको देश विदेश के लोग रोजाना आके बड़ी संख्या में देखते हैं। ये भैराना की यात्रा भी आपकी कब चालू, 83 में हुई या बाद में हुई? ये वैसे तो 2012 के अंदर मैंने शुरू में 10 बीघा जमीन ली और प्लांटेशन ही करता था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे 12 दिसंबर 16 को कुछ लोगों ने कहा कि पशुपालन खेती के साथ और पर्यावरण और प्लांटेशन के साथ आप गाय भी पालन शुरू किए। 12 दिसंबर 16 को 2 गाय लाया और आज 225 गायें हैं मेरे पास। तो इस तरह से भैराना में चाहे वहाँ के भैराना धाम का प्रताप हो या वहाँ की गायों का प्रताप हो या वहाँ मिट्टी का हो, भूमि का हो, वो मुझे इस तरह से खींचे कि आज मैं वहीं का होके रह गया। और वहाँ पानी की बहुत कमी है, मिट्टी थोड़ी सी, मैं बुराई नहीं करूँगा, धरती माँ की हल्की है, बजरी और रेतीली, लेकिन आप देखिए कि जैसे देसी गाय के बिना जैविक खेती नहीं हो सकती। मैं इन गायों के गोबर और गोमूत्र से उस धरती को भी आज आप देखेंगे तो बहुत सुधार किया है और सारा फार्म ऑर्गेनिक है। एक बात है कि आपने एकीकृत खेती को अपनाया, इसके बारे में बताएं। साथ में जो सबसे बड़ी बात यह है, पानी की तो कमी है, लेवल नीचे गिर रहा है, उन परिस्थितियों के अंदर आपने जो टैंक जल, बरसात के जल को इकट्ठा करने के, एक टैंक में तो 1 करोड़ लीटर होता है, 5 टैंक आपने बनाए हैं। तो जो आपने पानी के संग्रहण की जो जिस ढंग से प्रयास चालू किया और एकीकृत खेती की, इसके बारे में कुछ बताएं, समझाएं। देखिए, जैसा मैंने कहा, आज हर किसान का माइंड सेट है और वो अपने बच्चों को खेती नहीं कराना चाहता कि खेती और पशुपालन घाटे का सौदा है। चाहे वो प्रकृति की मार हो या जो प्रेजेंट टाइम में सरकार की जो सुविधाएं हैं, सरकार के वैज्ञानिक जो हमें बताना चाह रहे हैं, सिखाना चाह रहे हैं, उसको पुराने किसान नहीं अपनाना चाह रहे हैं। इस पे मैंने काम करके, जो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक हैं, एग्रीकल्चर विभाग के वैज्ञानिक हैं और मधुब साहब जैसे और इस तरह के जो मोटिवेट करते हैं, उन लोगों से मैंने सीखा कि आज के टाइम में ये घाटे का सौदा और कतई नहीं है कृषि और पशुपालन। बस थोड़ा सा अपने आप को, किसान को चेंज करना पड़ेगा। और कोई युवा करना चाहता है तो उसको चेंज करना पड़ेगा और उसके सबसे पहला कारण है कि उसको एकीकृत IFS मॉडल की इंटीग्रेटेड फार्मिंग, जिसको समेकित खेती भी कहते हैं, वो किसान को करनी पड़ेगी। उसके अंदर 10-15 तरह की है। कोई युवा अगर करना चाहता है, जरूर नहीं सबसे पहले गाय से करे। अगर वो जल्दी इनकम लेना है तो पोल्ट्री भी शुरू कर सकता है, उसके बाद फिशरी भी कर सकता है, गोटरी भी कर सकता है, इसमें गोट और सीप दोनों है। तो एकीकृत खेती करने का सबसे बड़ा लाभ है कि आपके खर्चे कम होंगे और एक दूसरे के चीजें हैं, उनका वेस्ट है, वो बेस्ट उसका प्रबंधन होगा आपके फार्म पे और आपको कुछ न कुछ रोज इनकम होगी। जैसे पोल्ट्री करोगे, आप रोज अंडे बेच के इनकम कर सकते हो। गोटरी करोगे तो भी आपको साल 6 महीने में इनकम होने लग जाएगी। फिशरी करोगे तो भी आपको इनकम होगी। और डेयरी करते हैं तो आपको दूध बेचने से डेली इनकम होगी। और उसके साथ उद्यानिकी, फल फ्रूट और सब्जी करेंगे तो भी आपको डेली इनकम होगी। हमारे पुराने जो किसान हैं वो रबी और खरीफ की फसल करते हैं, गेहूं जो चना करते हैं, उसमें बाजरा गंवार मोट करते हैं, 3-4 महीने में फसल तैयार होती है, उसके बाद पैसा आते हैं। तो एकीकृत खेती का सबसे बड़ा फायदा है, एक तो आपकी लागत कम होगी, खर्चे एक दूसरे के मीट आउट हो जाएंगे, और तीसरा है कि आपको रोज कुछ न कुछ इनकम होगी। जी, हम बातचीत कर रहे हैं देश के जाने माने किसान वैज्ञानिक सुरेंद्र अवाना जी से, जो कि पर्यावरण योद्धा हैं और वो सचमुच व्यवहारिक रूप में कर रहे हैं, फोटो खिंचवाने के लिए नहीं। वो मानते हैं कि मिनखपन के लिए जरूरी है। एक एक बिंदु पे आए हम। बरसात के जल के संग्रहण के लिए जो आपने प्रयोग किया, उसको लोग देखने आते हैं, उसके बारे में बताएं। देखिए, जैसा आपने पहले जिक्र किया, मुझे गोपाल रत्न मिला और भारत सरकार का जो पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी विभाग है, उसकी NDDB की टीम मेरे फार्म पे विजिट, मैंने पहले फॉर्म भरा और फॉर्म भरने के बाद उसमें मेरे 100 में से 100 मार्क्स आए। तो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए NDDB की 4 टीम आई, 4 व्यक्तियों की। उन्होंने देखा और एक टेलीफिल्म से पूरे फार्म को शूट कराया और वो कमेटी ने इन तीनों चीजों को देखा। इसमें 4 मोटे मोटे कारण ये थे मुझे गोपाल रत्न मिलने का। सबसे बड़ा तो मैं गायों की नस्ल सुधार रहा हूँ और दूध उत्पादन उनका बढ़ रहा है। नंबर 2, इसके गोबर और गोमूत्र जो वेस्ट है, जो किसानों के लिए बिल्कुल वेस्ट है, कोई काम का नहीं है, मैं उनका बेस्ट प्रबंधन करके बायोगैस बना रहा हूँ, ईंट बना रहा हूँ, गमले बना रहा हूँ, दीपक बना रहा हूँ और
ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और कीटनाशक फंगीसाइड बना रहा हूँ। तो ये तीसरा कारण, दूसरा कारण ये रहा। तीसरा, मैं 22 तरह का बहुवर्षीय चारा, जैसे आपने बताया कि झांसी जो IGFRI झांसी है, ICR का इंस्टीट्यूट, उसके 2 डायरेक्टर साहब 2 टाइम में मेरे यहाँ आए और उन्होंने देखा कि इंडिया में कोई किसान नहीं है जो बहुवर्षीय 22 तरह का चारा लगा रहा है। तो तीसरा कारण मेरा ये रहा। और चौथा, जैसा आपने पानी का जिक्र किया, मेरे गायों के शेड, फैक्ट्री, स्टॉक वाटर से और जो पास की पहाड़ी है उससे बह के पानी आता है, इनसे वर्षा जल इकट्ठा किया 5 पौंड के अंदर, जिसमें 3 में मैंने सरकार से सब्सिडी ली और 2 मेरे खर्चे से बनाए। 5 पौंडों में मैंने 3.5 करोड़ लीटर वर्षा जल बचाया। ये भी एक कारण है गोपाल रतन मिलने के अंदर। और आज आप देखिए, बहुत से किसानों के जो पोली हाउस हैं जयपुर जिले में, वो पौंड पोली हाउस में भी पानी इकट्ठा होता है और पौंड भी है सब किसानों के। अब धीरे धीरे पोली हाउस वाले किसान भी अपने पौंड में मछली पालन भी कर लेंगे। 3 साल पहले मैंने सबसे पहले मछली पालन शुरू किया। मैं एक सवाल मेरा था जी। एक तो पिछले साल बरसात के मौसम में आपने कितना पानी इकट्ठा किया। दूसरा, कई बार क्या होता है, पानी ज्यादा हो तो लोग कहते हैं पानी का ज्यादा उपयोग करो, पर वो नुकसान करता है। तो अगर पानी बचता है तो उसका क्या उपयोग करते हैं, पानी का उपयोग कैसे करते हैं, और पिछले साल आपने क्या किया? देखिए, जैसा 5 पौंड में 3.5 करोड़ लीटर इकट्ठा किया। मेरे पास अभी प्रेजेंट में 80 बीघा 45 एकड़ जमीन है और उसमें एकीकृत खेती सब अलग अलग कर रहा हूँ। और करीब करीब सभी तरह के फ्रूट के बगीचे हैं, सभी तरह की, अभी कद्दू वर्गीय 15 तरह की सब्जी भी थी, और ये गोट्री, पोल्ट्री, ये सब डेयरी वगैरह हैं। तो पानी 80 बीघा में 45 एकड़ में तो 3.5 करोड़ लीटर कम पड़ेगा। तो मेरे यहाँ 8 ट्यूबवेल हैं, लेकिन 4 का तो पानी 2-3 महीने में ही बंद हो जाता है। अभी 4 में से 2 का तो 4 घंटे चलती हैं, 2 में है जिसमें एक तो ट्यूबवेल का पानी गायों के पीने और हमारे पीने काम आता है, दूसरी एक से है जो पौंड के अंदर थोड़ा मिला देते हैं। तो ऐसे पूरा 3.5 करोड़ लीटर टोटल मेरा ये मेरे पास पानी की मेरे लगभग 7 करोड़ लीटर पानी 80 बीघा के अंदर चाहिए। तो मैं बचता तो नहीं है। इस समय देखिए आप 2-2.5 लीटर है। पिछले 15 दिन पहले मछलियां भी हार्वेस्ट करके और मंडी में भिजवा दी। अब 2-2.5 लीटर है और परसों बारिश आ गई थी तो थोड़ा सा आराम मिला है। 2-2.5 लाख में नहीं, 2-2.5 अंगुल जिसको बारिश कहते हैं वो हो गई। तो अभी 3 दिन से सिंचाई नहीं करनी पड़ रही है, तो वो भी एक बचत हो गई। तो अभी जैसे ही मानसून आएगा वापस मेरे पौंड में हो जाएगा। और मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि 1-2 बीघा में और पौंड बनाकर और इसको 5.5 करोड़ लीटर तक ले जाऊं, ताकि मुझे ट्यूबवेलों का वैसे भी कोई भरोसा नहीं है, जल स्तर बहुत नीचे जा रहा है। तो मैं सिर्फ गायों के पीने के लिए करूं, बाकी वर्षा जल बचाकर खेती करूं। और दूसरे किसान भाई भी मेरे आसपास के मेरे पास आते हैं कि काई करा साहब मांगे तो पानी पीत को गए खेती करा। तो मैं उनको कहता हूँ कि सरकार की योजना है, पौंड बनाओ, करीब करीब उस पर पौंड बना के वर्षा जल बचा लो, और बचा के आप कम से कम गेहूं जो चने वाली करो, एक तो रबी की फसल के अंदर इस तरह से आप कर सकते हैं। तो मैं खुद भी कर रहा हूँ, दूसरे किसानों को भी इस तरह की शिक्षा दे रहा हूँ। हम बातचीत कर रहे हैं सुरेंद्र अवाना जी से। अवाना जी, एकीकृत पशुपालन में आपने बड़ा अच्छा कार्य किया है। आपने 50 गिर गाय खरीदी और उसके बाद वो आज 200 से भी ज्यादा हो गई। आपने सेक्स सॉर्टेड सीमन का प्रयोग किया जिससे बछड़ियां ज्यादा हो। मुझे याद है कि आपके बारे में मैं काफी सुनता था और हमने मिशन फार्मर साइंटिस्ट परिवार बनाया, तब मैं देख रहा था कि ऐसा नवाचार आपने क्या किया कि आप उस परिवार में जुड़ सके। तो आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मिशन फार्मर साइंटिस्ट परिवार के ये 61वें सदस्य हैं, किसान वैज्ञानिक के रूप में, पर्यावरण योद्धा के रूप में ये अद्भुत काम कर रहे हैं। इन्होंने अभी गिर गायों के बारे में इन्होंने जो काम किया उसकी चर्चा करेंगे। यहाँ तक कि भेड़ पालन में एक साथ 3 बच्चे और एक बार 4 बच्चे ये प्रयोग किए। तो कई सारे इन्होंने प्रयोग किए हैं जिनके लिए मैं मेरे ख्याल से ये कार्यक्रम देखने के बाद हम भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी किसान और कृषि क्षेत्र के लोग इनके नवाचारों को, इनके जज्बे को सलाम करेंगे। तो पहले बात करेंगे गिर गायों की, उसके बारे में बताएं। देखिए, जैसा मैंने 2 गाय से शुरू किया और 50 गाय लाया, लेकिन वीकली 2-2 गाय लाता था और एक टाइम पे 50 हो गई। उसके बाद मैंने खरीदना बंद कर दिया और 18 में भारत सरकार ने परमिशन दी सॉर्टेड सीमन। उससे पहले भारत में बैन था सॉर्टेड सीमन। 18 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने परमिशन दी और 19 में पूना की एक संस्था है वाइफ,
उसने सॉर्टेड सीमन सबसे पहले इंडिया में बनाया और वो 1200 रुपए का एक डोज आता था। लेकिन मैंने अगस्त 19 में सबसे पहले 1200 रुपए का एक डोज उनसे खरीद के और 10-10 डोज खरीदता था। और उसकी आप देखेंगे कि अच्छे बुल हैं। मैं पूना भी जाके आया, उनका पूरा इंस्टीट्यूट देखा, वो बुल भी देखे जिनका सीमन मेरे यहाँ आ रहा है। विष्णु और विट्ठल, इन दोनों के सीमन मेरे यहाँ आ रहे हैं। और आप देखेंगे कि जो रेंडी गाय मैंने किशनगढ़ दूदू तहसील से लोकल खरीदी थी, वो 100% गिर नहीं है। और ये सीमन लगाने के बाद बछड़ी तो पैदा हो ही रही है, उसके अलावा उनकी नस्ल भी सुधर रही है और फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में वो 100% गिर हो रही है। आज आप देखेंगे कि गुजरात के अंदर 18 लीटर वाली और 100% गिर है, वो लगभग मैं जब पहले शुरुआत किया था और लेके आया 2 गाय 1.5 लाख की थी, आज 2.5 लाख में है और मिल नहीं रही है। अगर इस तरह से हमारे राजस्थान के किसान और सॉर्टेड सीमन और नस्ल सुधारेंगे और ब्रीडिंग करके उससे इनकम करेंगे, जैसा कि मैं है वो दूध को बाई प्रोडक्ट मानता हूँ, गोबर गोमूत्र और ब्रीडिंग नस्ल सुधार के इनकम करना चाह रहा हूँ। और इसकी इतनी इनकम होगी कि आने वाले 1 साल बाद में जब आप फार्म पे आएंगे, तो मैं अभी नहीं बताना चाह रहा, मैं वहां दिखाना चाह रहा हूँ। तो किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप सॉर्टेड सीमन को यूज करें। तो इसके एक तो जैसे किसी किसान भाई की 10 गाय बहती है, 5 बछड़ी और 5 बछड़े, और मेरी गाय 10 की 10 बछड़ी लाएंगी, तो उनसे मेरी इनकम स्वतः ही डबल हो गई। और उससे ये फायदा है कि वो नस्ल भी सुधरेगी और दूध भी बढ़ेगा। अभी मेरे पास एक गाय है जिसके 14 लीटर दूध था और उसकी सॉर्टेड सीमन से बछड़ी आई है, उसके पहलूण में पहली बार ब्याई है, 18 लीटर है। और मुझे पूरा विश्वास है कि दूसरी बार ब्याएगी तो उसके 20 लीटर दूध होगा। तो इस तरह से किसान भाई 2 लीटर वाली से 20 लीटर वाली करेंगे तो इसको सब कोई खुले नहीं छोड़ेगा, सब बांध के रखेंगे, ये भी फायदा होगा। और एक सबसे बड़े 2-3 फायदे और बताऊं आपको, एक तो बछड़े पैदा नहीं होंगे तो खेतों में नुकसान नहीं होगा, रोड पे एक्सीडेंट नहीं होगा, और ये इस तरह के जो कत्ल खानों में ये जाते हैं, पुलिस केस बनते हैं, ये सब भी बंद हो जाएंगे। और किसानों के सब बछड़ियां पैदा होंगी और अच्छी नस्ल की होंगी तो उनकी इनकम भी जस्ट डबल होगी। तो इस तरह से सॉर्टेड सीमन के बहुत फायदे हैं। इस समय हमारी दोनों सरकारें मदद कर रही है और अब तो इससे भी सर और एडवांस टेक्नोलॉजी। अभी जब मेरे को गोपाल अतर मिला उस दिन पहली बार केंद्रीय मंत्री रूपाला जी ने आनंद से रिमोट से आईवीएफ टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया था। मैं शॉर्ट में बताऊंगा आईवीएफ टेक्नोलॉजी क्या है, कि इससे सॉर्टेड सीमन से तो बछड़ी पैदा हो रही है, आईवीएफ टेक्नोलॉजी से भारत सरकार अंडे देगी तैयार सॉर्टेड, जिससे बछड़ी पैदा होगी और वो ऐसे बुल और काऊ के होंगे जिसके 24 लीटर दूध होगा। तो किसान, मैं अभी मेरे फार्म पे लिस्ट दे दी है मैंने गोपालन विभाग को, और बहुत जल्दी मेरे फार्म पे होने वाला, किसान भाई भी अपनाए। तो इससे क्या होगा, जैसे मैं सॉर्टेड सीमन से 20 लीटर वाली मंगाऊं तो 3-4 पीढ़ी के अंदर मेरे 10-20 गाय हैं वो 20-25 लीटर वाली होंगी। और ये जो आईवीएफ टेक्नोलॉजी से अभी मैं 30 गायों पे एक साथ वो अंडे ट्रांसफर करवाऊंगा और उससे एक साथ 30 बछड़ियां मेरे पास 20+ देने वाली मेरे यहाँ होंगी। तो आप देखिए कितने बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। आप पास कितनी बछड़ियां हैं गिर? अभी 92 सॉर्टेड सीमन से है और जो 2-3 बार ब्याह गई कुछ, उनका डेफिनेट नस्ल भी सुधरी है और दूध का उत्पादन भी बढ़ा है। जी, आप गोपालन करते हैं, उससे फिर जैविक खाद भी बनती है, गाय के दूध से आप चीजें बना के बाजार में बेचते हैं, और क्या उपयोग लेते हैं आप? देखिए, मैं जयपुर शहर में 400 परिवारों का फैमिली फार्मर हूँ। नए किसान कहते हैं कि साहब आपका दूध तो 80 बिकता है, हमारा बिकता नहीं, हम डेयरी में देते हैं 28-30 रुपए मिलते हैं। तो इसके लिए मेरा किसान भाइयों से है कि आप थोड़ा थोड़ा गाय के दूध को जयपुर में हल्की सी मार्केटिंग प्रारंभ करें, क्योंकि शुरू में किसी को पता नहीं है कि ये देसी गाय है, जर्सी गाय है, भैंस का है। लेकिन आपको अपनी इमेज बनानी पड़ेगी और उन लोगों को अपने फार्म पे इनवाइट करके दिखाओ कि ये तो देखो हमारी देसी गाय है, ये हम इनको चारा खिला रहे हैं, यही पैदा कर रहे हैं। तो इस तरह से लोग, कोरोना के बाद देसी गाय के दूध की, घी की इतनी डिमांड बढ़ी है कि किसान भाइयों आप इसका फायदा उठा सकते हो। मैं कांच की बोतल में, मेरा पूरा फार्म जैसे रोका और एपिडा से सर्टिफाइड है, नेशनल हल्दर ऑर्गेनिक भी जैसे आपने बताया मिला है मुझे, तो पूरी 80 बीघा ऑर्गेनिक है और उनका चारा भी ऑर्गेनिक है। तो मेरा दूध ऑर्गेनिक और हाइजीनिक है, 80 रुपए में जा रहा है, घी 1800 रुपए लीटर में। उसके साथ मुझे क्या फायदा है कि वो ही आदमी जो सुबह बाइक से आपके यहाँ किसी के यहाँ दूध ला रहा है,
वहीं हमने व्हाट्सएप पे एक लिस्ट बना रखी है कि हमारे ये सब्जी है, ये फ्रूट है और दूध के ये प्रोडक्ट हैं, आज पनीर बना है, आज मिठाई बनी है त्योहार पे, वो सारी लिस्ट भेजते हैं और वो डिमांड हमारे पास ऑर्डर आ जाता है। और उस दूध के साथ उसका ट्रांसपोर्टेशन अलग से नहीं लगता है, वो उसके साथ ही चली जाती है। तो आज देखिए आप 400 परिवारों का मैं फैमिली फार्मर हूँ, जैसे आपके फैमिली डॉक्टर होते हैं वैसे मैं उनका फैमिली फार्मर हूँ। जो भी खेती से रिलेटेड, पशुपालन से, सब्जी से, फ्रूट से है, वो उनकी मैं डिमांड पूरी करता हूँ। हम बातचीत कर रहे हैं देश के जाने माने किसान वैज्ञानिक सुरेंद्र अवाना जी से। मिशन फार्मर साइंटिस्ट परिवार हमने बनाया तो हमारा ये कहना था कि भले यूके हो, बाहर हो, स्विट्जरलैंड हो, और जगह हमने देखा जो कृषि उत्पादन करता है वही व्यक्ति प्रोसेसिंग करता है और वही मार्केटिंग करता है। ये जो मॉडल था, ये अगर आदर्श मॉडल देखना हो तो जयपुर में आप आए तो इनका जो फॉर्म है, जो बेराना गांव है, वहाँ आकर जरूर देखें। इनका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस पहले हमने आपको दिखा रखा है, आप करेंट टीवी से भी जान सकते हैं। पर और जो आप गोबर से भी कई चीजें बना के बेचते हैं, खाद भी बनाते हैं, जो आपने दिए बनाए हैं, गमले बनाए, और चीजें बनाई है, तो आप जो गाय रखते हैं और उनसे जो चीजें बताते हैं और जो बेचते हैं उनकी भी जानकारी दें। देखिए जैसा मैंने बताया कि गोबर गोमूत्र से मैं काफी प्रोडक्ट बना रहा हूँ। नंबर 1 तो है बायोगैस। आज अभी साल भर पहले मैंने बायोगैस का प्लांट लगाया, उससे पहले नहीं था, क्योंकि गाय भी कम थी, थोड़ा नॉलेज भी नहीं था, सब्सिडी का नॉलेज नहीं था। तो पहले मेरे महीने के 2 सिलेंडर लगते थे गायों के लिए, दलिया, मेथी, ब्याती जो वो बनाना, और 10-15 जो स्टाफ 24 घंटे रहते हैं उनका खाना बनाना। तो मेरे 2 सिलेंडर की बचत हो गई। सिर्फ 6 घन लीटर वाला मेरे वो बायोगैस लगाया। तो इसका किसान भाइयों आप भी, इसमें सब्सिडी भी है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी या सरकार से जुड़ के सब्सिडी लें और इसका फायदा उठाएं। नंबर 2, फिर मैंने गाय के गोबर से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाया। जैसा मैंने बताया मेरी मिट्टी बदल की थी, वो फर्टिलाइजर पहले मैंने मेरे फार्म पे यूज किया और उसके बाद दूसरे किसानों को आसपास दिया। आज उसकी दूर दूर तक मार्केट, 4-5 स्टेटों में, हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में, एमपी और यहाँ तक महाराष्ट्र, सांगली तक भी गया है। तो उसमें मैं जैसे 100 किलो बना रहा हूँ तो 50 किलो तो गाय का गोबर है देसी का, और 50 किलो में दूसरी चीजें, ताकि वो यूरिया, डीपी, पोटास का सब्सिट्यूट हो। 13 से 16 तत्व हो उसमें। तो उसमें बकरी की मेंगनी, भेड़ की मेंगनी, ऊंट के मेंगने, मुर्गी की बीट, उसके अलावा जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, डोलोमाइट, जियोलाइट और चारकोल और गुड़ का सीरा और 20 लीटर गोमूत्र डाल के वो तैयार किया जाता है। और उसके 13 से 16 तत्व हैं। जूनागढ़ यूनिवर्सिटी लैब की रिपोर्ट, राजस्थान सरकार की लैब की रिपोर्ट है। और किसी फार्म पे, जैसे राजस्थान के करीब करीब सब जगह जिप्सम की डेफिशिएंसी होती है, अपन मिट्टी की जांच कराते हैं तो वो कहते हैं जिप्सम या ढेंचा या हरा खाद डालो, वो उसकी पूर्ति में कर रहा हूँ। अगर और भी किसान दूसरी जगह ले जाते हैं कि हमारी इसकी कमी है, तो वो घटा बढ़ा सकते हैं। उसके लिए मैंने अलग से साइंटिस्ट भी, अशोक जी कुमावत है मेरे साथ, वो मिलके उसको कम ज्यादा कर देते हैं। उसके अलावा गोमूत्र से मेरे ही फार्म पे जो आंकड़ा, धतूरा और दूसरी चीजें हैं, तंबाकू बाजार से लाके, मिर्ची है, लहसन है, खरंज के पत्ते, अनार के पत्ते, पपीते के पत्ते, ये 15 दिन सड़ा के उसमें थोड़ा कंसोसिया डाल के, और आप देखेंगे अभी मैंने जो कद्दूवरी की सब्जी लगाई और स्प्रे किया, और मैंने ये नोट किया कि मेरे फार्म पे भी 10% जो कीड़े मकोड़े या तितलियों, जो मक्खियां होती हैं, उनसे खराब हुई। और जो केमिकल की से सब्जी कर रहे हैं उनके भी 10 से 15% खराब है। तो इसलिए मैं एक खट्टी छाछ का स्प्रे करता था, गोमूत्र का जो मैं बना रहा हूँ उसका स्प्रे करता था। उसके बाद गोमूत्र से मैंने ईंटें बनाई, जिसका 20 बाई 50 का मेरे फार्म पे सबसे पहले मैंने एक मीटिंग हॉल बनाया बड़ा, गोबर की ईंटों से। उसमें 80% गोबर है, 20% सिलिका का चूना, ताकि वो क्या गले नहीं, जले नहीं। 72 घंटे तक मैंने मेरी ईंट को पानी में डुबो के रखा। उसके बाद उसको तोड़ा तो अंदर से बिल्कुल ड्राई निकली, और 1 घंटे तक गैस पे रख दिया तो वो जली नहीं। उसके अलावा गमले बनाए। गमले के अंदर आप गमले के पौधा लगा हुआ है, उसको जमीन में अगर गमले से ही गाड़ दोगे तो आपको 1.5 साल तक खाद देने की जरूरत नहीं है। वो मिट्टी और पानी के संपर्क में मेल्ट होता रहेगा गोबर, और उसका खाद बनेगा। अगर आप दीवार पे भी रखते हैं और अच्छा कलर करके, तो भी वो 2 साल तक उसकी लाइफ है। तो इस तरह से गमले बनाए। इस दीपावली पे जो अभी गई है, 1 लाख दीपक मैंने बनाए, और जिनके दूध जाता है वो और मेरे फार्म पे आते हैं, उनको मैंने गोबर से बने हुए दीपक सप्लाई किए। अभी गोकास्ट की मैं मशीन लाया हूँ,
वो भी अभी प्रारंभ करने वाला हूँ। तो इस तरह से किसान भाई गोबर और गौमूत्र से काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। आपने केंचुआ खाद के लिए और चीजों के लिए भी प्रयोग किया है, अगर कोई और नई जानकारी देना चाहें। देखिए, केंचुआ खाद शुरू में मैंने 3 साल तक बनाया, केंचुआ खाद और उसके साथ अजोला नेट लगा के। केंचुआ खाद सिर्फ एक रिफाइंड गोबर है, उसमें सारे 13 से 16 तत्व नहीं होते, उसमें 8-10 तत्व हैं, तो वो मैंने सेल किया। लेकिन जब से मैं ये खाद बनाने लग गया संपूर्ण वाला, तो फिर किसान भाई वो केंचुआ खाद कम लेने लगे, ये ज़्यादा लेने लगे, तो ये मैंने फिर धीरे धीरे ये कम कर दिया। उसके अलावा अजोला, जैसे मैं किसान भाइयों को बताऊँ चाहूँगा कि बहुवर्षीय चारा का मैंने जो रिसर्च किया है IGFRI झांसी से और कुछ अविकानगर जो CSWRI भेड़ फार्म है, वहाँ से मैंने चारे की वैरायटी ली और किसान अजोला, नीम, अर्डू, सेंजना, सैतूत, पिलकन, सुबबूल और कई तरह का नेपियर, ये आज हमारे यहाँ किसानों को पता ही नहीं है कि ये बहुवर्षीय चारा है। हम सीजनल चारा बरसात में आजकल हो गए तो वो जो घास है वो खिलाते हैं। उसके अलावा रबी के अंदर चरी का बाजरा 3-4 कटिंग वाला या रंजका, कासनी, जई ये बोते हैं, तो हमें बार बार बोना पड़ता है और ये बहुवर्षीय चारा है। तो किसान कहते हैं कि नीम तो गाय खाती नहीं, नीम चारा नहीं। मैं कह रहा हूँ कि नीम के इतने फायदे हैं, जिस पशुधन को आप चाहे गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो, किसी को भी खिलाओगे उनके जूंची चढ़ने लगेगी, खून साफ होगा, स्किन की डिजीज नहीं होगी। और ये जो डॉक्टर वेटनरी कहते हैं कि इनके कीड़े मारने की दवाई दो 6 महीने से, अगर कोई किसान भाई भूल गया नहीं देता है तो वो भी कृमिनाशक का भी काम करते हैं। और सबसे बड़ा फायदा है कि गाय को नीम खिलाओगे तो उसके दूध की औषधीय गुणवत्ता बढ़ जाएगी, सबसे बड़ा ये फायदा है। आज हम दातुन कहाँ करते हैं, नीम के जो दूसरे पुराने टाइम में उपयोग थे, मेरी दादी मुझे अच्छी तरह याद है, मैं छोटा था तब नीम के ये छोटे जो छिलके हैं घिस के फोड़े फुंसी पे लगाती थी और ठीक हो जाते थे। अमेरिका ने तो इसका पेटेंट कराने की सोच ली थी, भारत सरकार लड़ी, तब जाके ये नहीं हुआ। तो औषधीय गुण नीम के हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। तो इस तरह से बहुवर्षीय चारा अपनाओ, आपकी मेड़ के ऊपर लगा दो, ये सर्दी से भी आपको खेत को बचाएगा। आपने जो त्रिस्तरीय चारा जो 22 ढंग के लगाया है जी, तो वो क्या प्रयोग है? हाँ, त्रिस्तरीय चारे में इसको मैंने 4 कर दिया सर अभी। ये क्या है कि सबसे पहले अर्डू, जिसको 10 से 12 फीट पे रखेंगे। नंबर 2 पे सेंजना और सैतूत की 4-5 वैरायटी, ये 5 से 6 फीट पे रखेंगे। और उसके 3 हो गए और चौथा नीचे 2.5 फीट पे नेपियर घास। तो इसका क्या फायदा है कि वो उसकी छाया में होगा, वो उसकी छाया में होगा और उसी ड्रिप से पानी तीनों को लग जाएगा और खाद डालोगे तो भी तीनों को होगा। तो ये मैंने झांसी से और अविकानगर से सीखा। वहां से 3 लेयर था, अब मैंने उसको 4 लेयर करके, और मेरे फार्म पे कोई किसान भाई देखना चाहे तो बिल्कुल सक्सेस है। और ये बहुवर्षीय चारा है, आप इसको काट काट के रोज डालते रहिए। और इस बहुवर्षीय चारे में एक और बताना चाहूंगा कि मोरिंगा डोमेस्टिक, जिसको सेंजन कहते हैं, सेंजना, मेरे फार्म पे सर 8000 सेंजना है। और अगर जयपुर जिले में चोमू तहसील को छोड़ दोगे तो 8000 पूरे किसानों के नहीं मिलेंगे। इसके आयुर्वेद ये कहता है, किसी वैद्य जी से आप पूछना किसान भाइयों, इस पृथ्वी पर अगर सबसे ज्यादा गुण किसी पेड़ में है तो वो सेंजन है, सेंजना है। और मैं मेरी गायों को फली फूल पत्तियों सहित गायों को खिला रहा हूँ। और इसमें कैल्शियम सबसे ज्यादा होता है और आयरन और दूसरी और फायदे हैं वो तो है ही। तो ये गायों को खिलाने से आपका कैटल फीड है वो आप कम कर सकते हो। और दूसरी जो डिजीज है, वैसे तो देसी गाय रफ्टअप है, लेकिन उसके अलावा भी कई डिजीज है तो वो स्वतः ही पूरी हो जाएंगी। सबसे बड़ा किसान भाइयों के क्या है कि गाय जो है वो 2 लीटर दूध देती है, टाइम पे हिट में नहीं आती है, 4 महीने ही वो दूध देती है, उसके बाद दूध देना बंद कर देती है, रिपीट हो जाती है अगर हिट में आ गई तो। ये जो छोटी छोटी कमियां हैं, ये गाय का दोष नहीं है, इसमें ये सब हमारा दोष है। जैसे मैं कहता हूँ, हमारे बहन बेटी प्रेग्नेंट होती है तो लेडी डॉक्टर नहीं करती है हरी पत्तेदार सब्जी खिलाओ, इसको थोड़ा बहुत जूस फल फ्रूट दो, एक्सरसाइज करो और खुश रहो, तो इससे बच्चा हेल्दी पैदा होगा, कुपोषण का शिकार नहीं। ये फार्मूला गाय पे लागू होता है। तो किसान भाइयों, गाय को आप जब वो लास्ट आप दूध बेच के और बांट लाते हो, जब लास्ट के 60 दिन वो ड्राई रहती है, सूखी, जब वो दूध नहीं देती है तो आप उसको बांट नहीं खिलाते हो। और उस समय मान लो पेट में बछड़ी पल रही है तो उसको पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, वो कुपोषित होगी। और जैसे ही बाहर आती है तो फिर आप लोग क्या करते हो, उसको
200-300 ग्राम दूध पिलाओगे और साइड में बांध दोगे और दोहन करके हम उसको यूज करते हैं। तो ये दोनों कमी है कि गाय का दोष नहीं है, हम वो जो बछड़ी पल रही है उस समय भी उसके न्यूट्रिशन, हरा चारा और थोड़ा बहुत बांट वो नहीं देते हैं, और बाहर आने के बाद भी उसका दूध, माँ के दूध पे पहला हक बच्चे का है। और मैं ईमानदारी से 1 थन प्लस सारे बछड़ियों को पिलाता हूँ। कोई भी किसान भाई मेरे फार्म पे आके देख लो, आप बच्चों को जानते हो, पहचान जाओगे कि हाँ वास्तव में दूध पिला रहे हैं। तो ये अगर इस फार्मूले पे आप काम करेंगे तो डेफिनेट, और सॉर्टेड सीमन यूज करेंगे, अच्छे बुल का करेंगे, तो आपकी नस्ल सुधरेगी 2 लीटर से, और वो 20 लीटर वाली भी बनेगी, बच्चे कुपोषित भी नहीं होंगे, और ये जो छोटी छोटी हम जो दोष देते हैं गाय को वो स्वतः ही सब खत्म हो जाएंगे। तो इसके ऊपर मैं दूध के लिए काम नहीं कर रहा, गाय की नस्ल सुधारना, उसका दूध का उत्पादन बढ़ाना और बछड़ियां ही पैदा करना। और अब आईवीएफ टेक्नोलॉजी से आप देखेंगे कि इतने बहुत बढ़िया रिजल्ट आने वाले हैं कि राजस्थान और हिंदुस्तान में, मैं सर एक बात और कहता हूँ कि ये जो अभी गोपालन विभाग है, डेयरियों को तो के गौशाला जो है उनको पैसे दे रही है सरकार, उसके अलावा अभी अभी हमारी सरकार नंदीशाला राजस्थान में और खोलने लगी, उनको भी पैसे देगी। तो मेरा ये कहना है कि अगर आईवीएफ और सॉर्टेड सीमन हम यूज करेंगे, बछड़े पैदा ही नहीं होंगे, तो राजस्थान सरकार का कितना पैसा बचेगा। अभी सेक्रेटरी साहब मेरे फार्म पे पधारे थे, मैंने उससे निवेदन किया कि जो अनप्रोडक्टिव है हमारी गौ माता है उसको तो आप इतना करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो, जो हम जैसे अच्छा काम कर रहे हैं उनको हमारे को जो सॉर्टेड सीमन है और आईवीएफ वाली टेक्नोलॉजी है उसमें हमें कुछ सब्सिडी देंगे, तो हम ये जो आपके 5-7 साल बाद में बछड़े स्वतः ही नहीं दिखेंगे आपको, तो आपके नंदीशाला के पैसे भी सरकार के बच जाएंगे, तो कुछ हमारे पे खर्च किए। और एक मैंने निवेदन किया था कि ऊँट वाले बहुत दुखी हैं, और उन निवेदन किया साहब से, मैंने सेक्रेटरी साहब से, कि इस बार बजट में भी गवर्नमेंट ने रखा है प्रावधान। तो पहले 10,000 एक ऊँटनी बैठती थी जब देते थे, तो सेक्रेटरी साहब ने कहा कि जरूर मैं इस पे जल्दी पॉलिसी बना के हम लाने वाले हैं, और महंगाई हो गई है 10 की बजाय अगर इसमें 15-20 करेंगे तो हमारे ऊँट के पशुपालक उनको फायदा होगा। जैसे ऊँटनी बहती है तो उसको 3 किस्तों में वो मुझे उम्मीद है कि 15+ इस बार देंगे। तो इस तरह से मैं रिसर्च भी कर रहा हूँ, जैसे आपने फार्मर साइंटिस्ट को बताया, तो मैं कर रहा हूँ, दूसरे किसानों को भी सिखा रहा हूँ, और जो भी इस तरह नई तकनीकी मैं सीख रहा हूँ तो दूसरे किसानों को भी बता रहा हूँ, और दूसरे किसानों की आवाज भी राजस्थान सरकार और भारत सरकार तक पहुंचाने का पूरा पूरा प्रयास कर रहा हूँ और सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो सबसे बड़ी बात आपने देखी, आदमी अनुसंधान करता है, खूब नाम कमाता है, खूब आय करता है, पर तो खुद के लिए करता है, पर सबके लिए करे महत्वपूर्ण होता है। ये तो कहते हैं कि भाई आप मेरे भैराना गांव में आइए और मेरे कृषि फार्म को देखिए, आप अगर उसमें एक दिन गुजार लेंगे तो आपको लगेगा दुनिया का सबसे अच्छा व्यवसाय खेती है, पर खेती को किस ढंग से करें कि वो लाभकारी बन सके। आपने ऊँटों की चर्चा की, ऊँट पालन तो आप करते हैं? जी हाँ, मेरे भी ऊँट हैं, और मेरे पास 4-5 गांव हैं, जैसे उगरियावास है, महेशवास है, पीछे दूसरा रामसागर है, इसके अंदर 4-5 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 50-100 ऊँट है। तो ये तो मैं 2 पंचायतों 3 पंचायतों के बता रहा हूँ कि यहाँ आप चाहेंगे तो 1500 ऊँट एक दिन में इकट्ठे हो सकते हैं। तो उनकी मुझे बड़ी चिंता, वो मेरे से आते रहते हैं कि साहब आप क्या करें, हमारे तो दूसरी जगह बाहर भेज नहीं सकते, बेच नहीं सकते, और गोचर भूमि कम हो गई है। तो इस तरह से मेरे से जितना बनता है, मेरे तो चलो 4 ऊँट और 3 ऊँटनी है और 1 ऊँट है, मैं उसका पूरा खेती में यूज कर रहा हूँ। आप देखिए ऊँट से मैं हल भी जोत रहा हूँ, डीजल बचा के चारा भी ला रहा हूँ, और उसके अलावा आप जैसे कोई परिवार आ जाए कि बच्चे कहते हैं कि हमें केवल राइडिंग करनी है, तो वो मैं भी कर रहा हूँ। तो इस तरह से मैं दूसरे ऊँट वाले भाइयों को कह रहा हूँ कि सरकार से मदद मिलेगी, आप इसको पैसेंस रखिए, थोड़ा बहुत इस तरह का कुछ न कुछ यूज करिए, तो आपको भी ऊँट से भी थोड़ी बहुत कुछ न कुछ इनकम होगी। अब तो मेरे घोड़ा पालन, बकरी पालन, मछली पालन, बतख पालन, बहुत सारा आपने कर रखा है, इन सब के बारे में बताएं। देखिए, मैं सबसे पहले तो पेड़ लगा रहा था, उसके बाद पेड़ लगाते लगाते परंपरागत खेती जो होती है उसको मैं ज्यादा नहीं कर रहा, वो तो बचपन से ही कर रहा था और पार्ट टाइम कर रहा था। पार्ट टाइम का मतलब आज भी आप देखेंगे राजस्थान के किसान खासतौर से कि
बड़े से बड़ा किसान है तो भी वो 2 से 3 घंटे पार्ट टाइम खेती कर रहा है। अभी इन दिनों में ज्यादा कुछ नहीं है तो खेत में जाके संभालता ही नहीं है। और मैं, आप वंडर करोगे, 8 से 10 घंटे तो खेती को देता हूँ और गाड़ी में चलता हूँ। अगर कोई और चला रहा है तो मैं उस समय भी रेडियो से, टीवी से कुछ न कुछ सीखता रहता हूँ। जैसे आपने बताया, आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, लेकिन कुछ न कुछ सीखता रहता हूँ। इसी तरह से किसान भाइयों को मैं सिखाता रहता हूँ। और मैं अभी तक 16 कंट्री की विजिट करी आया, और वहां भी जाता हूँ तो वहां से भी कुछ न कुछ सीख के आता हूँ। अभी ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका भी आप जाने वाले हैं? हाँ, अभी मैं मई 23 में ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ और जुलाई 23 में अमेरिका जा रहा हूँ, 6 नाइट और 7 डेज के लिए। और वहाँ भी कृषि और पशुपालन है। हालांकि मैं पिछले टाइम बताना चाहूंगा, इटली गया था और वहाँ मैंने अप्रोच लगा के, मेरे मित्र वहाँ रहते हैं, उनसे अप्रोच लगाई, तो भी मुझे नजदीक से वहाँ की डेयरी को नहीं दिखाया। बस दूर से ही उनका पार्लर दिखा दिया, दूर से गायें चर रही थी वो दिखा दिया, समझाया नहीं। तो मुझे बड़ा मलाल रहता है। इसलिए मैं, मेरे यहाँ कोई किसान भाई कहीं से भी आए तो मैं उनको सिखाता हूँ। आप वंडर करोगे, अभी 15 सितंबर को एनडीटीवी की विजिटिंग टीम आई थी। भाई भारत में नेशनल सॉरी वर्ल्ड डेयरी काउ डेयरी कांग्रेस हो रही है, जो 74 में हुई थी और अब ये 22 में हो रही है। और इसमें 88 कंट्री के लोग आ रहे हैं। उनमें 22 कंट्री के लोगों ने भारत सरकार से कहा है कि हमें इंडिजिनस काउ का जो भारतीय किसान पशुपालक है, तो वो फार्म दिखाइए और कोऑपरेटिव सेक्टर दिखाइए। तो मुझे खुशी की बात है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो 22 कंट्री के लोग 15 सितंबर को मेरे फार्म पे इस गोपालन को नजदीक से देखने और उत्तर पे मैं क्या काम कर रहा हूँ वो नजदीकी से देखने के लिए आ रहे हैं। भेड़ पालन में आपने किया है, पर लोग कहते हैं कि भेड़ के 3 बच्चे एक साथ या 4 बच्चे हो तो वो बड़ी बात होती है, ये अनुभव कैसा है? देखिए, जैसे जैसा मैंने खेती के साथ साथ पशुपालन और पानी होने के बाद मछली पालन, बतख पालन किया। अभी 2 साल पहले अविका नगर में कोरोना पीरियड था, लेकिन उनके छोटा सा मेला था, उसके अंदर मैं गया। वहाँ डायरेक्टर साहब तोमर साहब से मिला, तो उन्होंने कहा कि आप तो इतना अच्छा काम कर रहे हो, आपके बारे में सुना है, आप हमारी अविशान भेड़ लीजिए और उसके ऊपर काम करिए। और मैंने वहाँ से 5 बड़ी और 5 छोटी और 1 मींढा, 11 भेड़ ली और 11 बकरी ली, 10 बकरी और 1 बकरा। और तोमर साहब ने मुझे बताया और वहाँ के दूसरे साइंटिस्ट साहब ने बताया कि देखिए, हमने 3 नस्ल, बंगाल की और काठियावाड़ी की और राजस्थान वाली मालपुरा की, इन तीनों की मिला के एक ऐसी नस्ल इजाद की है जो 2 से प्लस बच्चे देगी और उसके दूध भी बढ़ेगा, इस तरह की बनाई है। लेकिन हम जब किसानों को देते हैं तो किसानों को ये कहते हैं कि इसको 200 ग्राम दाना भी दो। किसान कहते हैं कि भेड़ को दाना खाएगा, भेड़ तो सूखा और हरा जो भी मिलता है वो खा लेती है, उसको दाना किस बात का, कोई किसान नहीं देता। मैंने वैज्ञानिकों की बात मानी। मैं वैज्ञानिकों की बात सारी मानता हूँ, चाहे वो यूनिवर्सिटी के हो, सरकार के हो या प्राइवेट हो, या मुझे पूछा के डीडी किसान के माध्यम से जानकारी मिले। मैं विज्ञान को अपनाया हूँ, चाहे वो डेयरी के अंदर हो या भेड़ पालन में। तो उन्होंने, तोमर साहब ने मुझे कहा कि आप इसको 200 ग्राम दाना दो, और मैंने उसको 200 ग्राम दाना 24 घंटे में दिया। और आप वंडर करेंगे कि पहली भेड़ मेरे ब्याई, वो 3 बच्चे लाई, उसका मैंने अखबार में दिया, टीवी में भी आया। और दूसरी भेड़ 3 दिन बाद 2 बच्चे लाई, और चौथी भेड़ उसके 7-8 दिन बाद ब्याई और 4 बच्चे लाई, उसको मैंने अखबार में दिया, सारा हुआ। तोमर साहब ने आईसीआर के अंदर डायरेक्टर साहब से कहा कि इस तरह से 4 बच्चे लाई हमारी अविशान, और उन्होंने कहा कि अखबार में भी आया, कटिंग भेजी, मुझे कहा कि ओरिजिनल अखबार भेजो, मैंने वहां भेजा और फोटो भेजी। तो किसान भाई, मैंने दूदू तहसील में, जो मेरी तहसील है, सारे किसानों से पूछा, बोले साहब भेड़ तो एक ही बच्चा देती है, कोई लाखों में 2 बच्चे देती है, बकरी जरूर 3-4 देती है। तो मैंने वैज्ञानिकों की बात मानी और मेरी भेड़ ने 4 बच्चे दिए। क्यों दिए? क्योंकि 200 ग्राम दाना देने से एक तो बच्चे की भी अंदर डेवलप हुए, और उसके बाद वो पैदा होने के बाद हेल्दी रहे। उसकी माँ हेल्दी थी तो बच्चे भी हेल्दी है। आज आप देखेंगे चारों के चारों जिंदा है। तो किसानों से मेरी, उनकी एक बच्चा लाती है, मेरी 4 गुना इनकम हो गई। तो इस तरह से मैं वैज्ञानिकों की बात मानता हूँ, साइंस को मानता हूँ, टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन करवाता हूँ, और जो भी वेटनरी डॉक्टर बताते हैं उनको पालन करता हूँ। तो उससे जो है मेरी इनकम स्वतः ही डबल ट्रिपल, कुछ कुछ सब, हर फील्ड में डबल तो सब में करीब करीब हो रही है। और
जैसे सब्जी के अंदर मैं बताना चाहूंगा आपको कि किसानों के पास टमाटर हैं इस समय मंडी में 40 रुपए हैं, ठीक है, और बाजार में मिल रहे हैं 80 रुपए। मैं मेरे टमाटर दूध वाली उनको नहीं देता हूँ, दूध वाली गाड़ी में ही डायरेक्ट 80 रुपए देता हूँ। उनके मंडी में 40 रुपए, मेरे 80। मंडी शुल्क के साथ जो दुकान वाला लेता है वो भी अपना प्रॉफिट लेगा, उसके खराब होता है वो सारा मार्जिन करके भी वो। तो मैं जो डायरेक्ट देता हूँ वो खुश हैं उतने रुपए में लेके, क्योंकि उनको फ्रेश मिलते हैं, ऑर्गेनिक मिलते हैं और उसी रेट में मिलते हैं जो बाजार में मिल रहे हैं। और मेरे टमाटर मंडी नहीं जाके डायरेक्ट जाने से मुझे डबल इनकम होगी। तो इस तरह से मैं वैज्ञानिकों की और ऑर्गेनिक और सारी चीजों को मानते हुए हर चीज में मैं कोशिश करता हूँ कि डबल तीन गुना मेरी इनकम हो। ये मैं रिसर्च भी कर रहा हूँ और दूसरे किसानों को भी सिखा रहा हूँ, मेरी इनकम भी बढ़ा रहा हूँ। तो इस तरह से किसान भाइयों से निवेदन है कि आप इस तरह से जो वैज्ञानिक हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, वेटनरी के डॉक्टर हैं, उनकी बात मान के और आप काम करेंगे, आपका हो सकता है आपके आसपास मार्केट नहीं हो तो आप जयपुर में या आपके पास जो भी बड़ा कस्बा है और 50 किलोमीटर अगर आसपास में है तो आपको इजी रहेगा। आप अपने जो भी दूध के उत्पादन है, बाई प्रोडक्ट बनाते हैं, सब्जी है, फ्रूट है, वो दीजिए और इस तरह से आप अपना स्वयं का मार्केट बनाइए, उससे आपकी इनकम डबल होगी। मैं मेरे अनाज को कभी अनाज मंडी नहीं ले जाता, फल और सब्जी को सब्जी मंडी मुआना नहीं ले जाता और दूध को कभी डेयरी में ले जाता। मैं डायरेक्ट फार्म टू होम डिलीवरी करता हूँ, उससे मेरी इनकम भी डबल होती है, मेरा ट्रांसपोर्टेशन भी कम लगता है, मैं भी खुश हूँ और लेने वाले भी खुश हैं। तो किसान भाइयों इस तरह से अपनी शुरुआत थोड़ा थोड़ा मार्केट बना करिए, डेफिनेट आपको भी फायदा भी होगा और आपका जो कृषि और पशुपालन का जो माइंड सेट है उससे आप अलग हटिए और जरूर आप प्रॉफिट में आएंगे। मेरे पास कई युवा भी आते हैं आजकल, कोरोना काल के बाद IITN आते हैं, MBA किए हुए बच्चे आते हैं, तो मैं उनको आईना दिखाता हूँ कि ये दिखने में बड़ा अच्छा है, आप टाइम दोगे और एक जैसे कोई उद्योगपति फैक्ट्री खोलता है तो मेंटली प्रिपेयर है कि मुझे 2-3 साल इनकम नहीं होगी, उसके बाद बिजली का बिल है, रॉ मटेरियल जेब से देना पड़ेगा, तो फिर प्रचार होगा जब उसका सामान बिकेगा। तो ऐसे ही मैं भी युवाओं से कहता हूँ कि आप ये डेयरी करो, दूसरा सब्जी करो, दूसरी फसलों का काम करो, फ्रूट के बगीचे लगाओ या और दूसरा करो, इसको उद्योग का दर्जा दो, कृषि उद्योग, डेयरी उद्योग, उद्योग का दर्जा देके और आप पैसेंस के साथ काम करोगे तो आपकी इनकम डेफिनेट होगी। जैसे मैं किसान भाइयों को बताता हूँ, इस बार आंवले 15 रुपए मंडी गए और मैंने आंवलों को जो हमारे कैलाश चौधरी जी हैं कीर्तपुर में वो प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उनसे मैंने सीख के मैंने भी मेरा मुरब्बा बनाया और 15 रुपए किसान के आंवले गए मंडी में और मैंने उन 15 रुपए में 30 रुपए और जोड़ दिए, चीनी की चाशनी बना के लेबर के ये सारा करके बनाए। 50 रुपए में मुरब्बा 1 किलो तैयार हो गया, बढ़िया सी बोतल लेके भरनी और उसमें लगा के, और मैंने 100 रुपए प्लस 100 से 125 150 रुपए तक आंवला मुरब्बा बेचा। यानी जो 15 रुपए किसान कर रहा था उसमें भी 5-7 रुपए खाद पानी के खर्च हो जाते हैं। तो राजस्थान सरकार, भारत सरकार हर चीज की प्रोसेसिंग के लिए आपको 50% अनुदान दे रही है। तो आप पशुपालन और कृषि के साथ साथ प्रोसेसिंग यूनिट करके उद्योगपति बनिए, छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगाइए ताकि आपकी वैल्यू एडिशन करिए, उससे आपकी इनकम जस्ट डबल होगी। हर फ्रूट, हर वेजिटेबल की आप प्रोसेसिंग कर सकते हो और छोटी छोटी यूनिट है 50% सब्सिडी लेके और आप अपना मार्केट तैयार करके करिए। कोरोना के बाद बहुत डिमांड बढ़ी है। मेरे मुरब्बा अभी देख लो 2 महीने हुए हैं और अभी फिनिश हो गया, मैंने मेरे खाने के लिए रखा है, क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि रोज एक आंवला खाओ, निरोगी रहो। तो इस तरह से आप भी ये जो भी है, नींबू के इस तरह से आप 10 चीजें बना सकते हो, अमरूद की प्रोसेसिंग कर सकते हो, सब्जियों की कर सकते हो। तो इस तरह से आप प्रोसेसिंग करके उद्योगपति बनिए। सिर्फ कृषि और पशुपालन किसान न रह के किसान वैज्ञानिक बन के उद्योगपति बनिए तो आपको डेफिनेट इनकम होगी। थोड़ा पैसेंस जरूर रखना पड़ेगा, क्योंकि आज जो युवा हैं, अभी जयपुर में हर साल जयपुर जिले में 8-10 देसी गायों की डेयरी खुलती है और साल भर होते होते आधी बंद हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि नाबार्ड सब्सिडी भी देता है, उसमें है जैसे 10 गायों का है। अब CA प्रोजेक्ट बनाते हैं कि आप 10 गाय खरीदिए, 10-10 लीटर वाली, 10 × 10 100 हो गया, एक साथ ले ली और उसमें आपका चारा पानी भी हो जाएगा, बैंक किस्त निकल जाएगी, थोड़ा बहुत बच जाएगा।
लेकिन आप देखेंगे 10 गाय एक साथ ले ली, अगले महीने 90 लीटर होगा, फिर 80 होगा, फिर 70-60 होते होते एक महीना ऐसा आएगा सारी ड्राई हो जाएगी, जीरो, ना आपकी किस्त चुकेगी, ना उनका बांट का पैसा आएगा। तो आप 10 गाय खरीदते हैं, 20 खरीदते हैं, थोड़ा सा ऐसे दो कि पहली खरीदी, उसके बाद लास्ट वाली जब खरीद रहे हो वो दूध में और पहले वाली ड्राई हो जाएगी, ये चक्कर चलो और उद्योग की तरह इसको प्रोसेसिंग और सारा काम करके करो। तो मैं कह रहा हूँ कि आप पैसेंस रख के करोगे, 2-3 साल इनकम मत लो, और उसके बाद देखो आपको कितनी इनकम होती है। और कोई भी किसान भाई मेरे पास में आके और ये बता सकता है, मैं उसको आईना दिखा दूंगा कि भाई जल्दबाजी करोगे तो ये घाटे का सौदा साबित हो जाएगा, और आप फेल होने से आपके साथ 10 आदमी और कहेंगे कि उसने फलाने ने की थी वो फेल हो गया, अब नहीं करेंगे तो घाटे का सौदा है। तो इस परिपाटी को बदलना अपने को, और पैसेंस रख के उद्योग का दर्जा देके काम करना। किसान वैज्ञानिक सुरेंद्र रवाना जी से हम बातचीत कर रहे हैं। जो मिशन फार्मर साइंटिस्ट परिवार का सिद्धांत है कि आप कच्चे माल के रूप में उत्पादन करो, प्रोसेसिंग करो, मार्केटिंग करो, और एक नई सीख इन्होंने दी कि भाई मेरे यहाँ तो जो उत्पादन होता है मैं तो परिवार निश्चित कर रखे हैं उन्हीं को भेज देता हूँ और मेरी कमाई हो जाती है। इस प्रयोग को भी कर सकते हैं। इनमें से कई बातों पर विश्वास नहीं हो तो देखो सुनो करो पद्धति से आप अवाना जी के कृषि आदर्श कृषि फॉर्म में जाइए, देखिए, और देख के आपको लगेगा कि भाई खेती किसानी से बड़ी बात ही नहीं। ये कहते हैं सिर्फ किसान नहीं बनना है, किसान को उद्योगपति भी बनना है, क्योंकि कोशिश तो यही होनी चाहिए कि अगर सुरेंद्र रवाना जैसे लोग हों तो देश की राज सत्ता, अर्थ सत्ता और समाज सत्ता पर भारतीय किसान अग्रणी होगा। प्राकृत जी आप एक चीज और बताना चाहूंगा सर मैं, कि अब हमारा समय आ गया है किसानों का कृषि पर्यटन का। मैं भी आपसे यही सवाल कर रहा था। अच्छा कि भारत सरकार ने भी ये प्रारंभ किया। डॉक्टर ललित के पंवार जब दिल्ली में पर्यटन सचिव थे, उन्होंने देश के कई भागों में किया, विदेशों में भी मैं यूके वगैरह में गया, वहां भी किया। सब कुछ तो आपका है, अगर आप इसको पर्यटक गांव के रूप में परिवर्तित कर दें तो मैं ये मानता हूं कि एक किसान द्वारा बनाया हुआ देश के सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव के रूप में होगा। इस पे आप क्या सोचते हैं? देखिए, इस समय सरकारें भी मदद कर रही हैं, और मैं खुद भी देख रहा हूँ राजस्थान में 2-3 किसान हैं जो इसके ऊपर, एक सीकर में, जोधपुर में काम शुरू कर दिया। और मैं भी आप देखो निकट भविष्य में प्राकृतिक चिकित्सालय और ये एग्रो टूरिज्म, इको टूरिज्म या कृषि पर्यटन पे काम शुरू कर रहा हूँ। और 6 महीने बाद कोई भी मैं 10 कॉटेज बनाऊंगा शुरू में, और जो भी मेरे फार्म पे नमक से लेके मिठाई तक बनेगी, सारा अनाज फल फ्रूट जो भी वहाँ होगा वो उनको खिलाऊंगा, ऑर्गेनिक होगा और उनके सामने बनेगा। फ्रूट है, वेजिटेबल खुद तोड़ के लाओ, उनके सामने बनाएंगे। तो इससे क्या है कि आज बच्चे आजकल वाले जानते ही नहीं है कि किस तरह से दूध निकलता है, उसको कैसे जमाया जाता है, कैसे बिलौना होता है उसका कैसा है, और कैसे बोया जाता है, फ्रूट कहाँ कैसे लगते हैं, आंवले की साइड पे हैं, फिर किस पे हैं, अमरूद कैसे हैं, केले आम कैसे हैं। तो ये सब बच्चे भी अगर विद फैमिली आएंगे तो वो नजदीक से देखना चाहते हैं कृषि और पशुपालन को। आप देखो कोरोना के अंदर मेरे पास बड़े बड़े दिल्ली के फोन आते थे कि साहब आपके यहाँ रहने की जगह है तो मुझे। और ये किसान भाइयों अभी बहुत अच्छा समय है अपने लिए कि आप 5-5, 4-4, 10-10 हट बना दीजिए और एक छोटी सी किचन की व्यवस्था कर दीजिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। और थोड़ी व्यवस्था हो जाए तो आसपास जैसे मेरे यहाँ तो है, उनका थोड़ा सा कैमल राइडिंग करा दो, हॉर्स राइडिंग करा दो, मेरे पानी में तो बोट भी हमको करा देंगे, झूले लगा दो, आप जो जो भी थोड़ा बहुत सुविधा कर सकते हो वो दे दो। सर जी मैं एक बात कहना चाहूंगा, पर्यटक गांव तो बन रहे हैं, लोग होटल के रूप में बना रहे हैं। आज जैसे मैं शहर में रहता हूँ, मेरी तो खेती भी नहीं है, क्यों मैं एग्रीकल्चर भी नहीं पढ़ा, आज मैं लगाऊं, पर अंतर ये पड़ता है कोई भी पशु आपने नहीं छोड़ा, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, पानी, बच्चे कहते हैं जो गेहूं कैसे होता है, सब्जी कैसे होती। जब मैं यूके में गया तो मैंने कहा कि लोग पूछते थे भाई क्या सब्जियां हैं इन दिनों, क्या हो रहा है। आते थे गेट पर टिकट लिया, एक कैरेट दे दिया, भाव लिखे हुए, आप तुड़ाई की, कुछ खाया पिया और शाम को चले गए। नॉलेज बढ़ी और घर वालों को ताजा मिले और आपको भाव मिला। तो आज जहाँ पे पर्यटक के गांव के रूप में आपने झोपड़ियां बना दी, राजस्थानी संस्कृति बना दी, पर राजस्थान में कृषि को जो उद्योग के रूप में लिया गया,
भाई ऐसे तो उत्पादन होगा, ऐसे प्रोसेसिंग होगी, ऐसे मार्केटिंग होगी, मधुमक्खी पालन क्या हुआ, बतख पालन क्या, ऊंट पे क्या हुआ, ये सारी चीजें जो एक साथ होगी। और दूसरी बात ये कि इतना करके भी अहंकार नहीं होना। आप मैंने तो सुना है कि प्रतिदिन 30-40 लोग अलग अलग संस्थाओं से आते हैं, किसानों के आते हैं और लोग आते हैं, वो कहते हैं हम जाते हैं, वही में छाछ भी पिलाते हैं, दूध भी पिलाते हैं, ध्यान भी रखते हैं, कोई फीस भी नहीं लेते हैं। ये जो सारे गुण है। और इसके अलावा मैंने तो ये और देखा कि आपने देखा कि कृषि ने आपको दिया तो आपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जिससे कि ये बच्चे देश निर्माता बन सके। आपने विद्यालय खोले, आपने पशुधन सहायकों की आवश्यकता होती, पशुधन सहायकों के लिए कार्य किया। मतलब यह आप किसान बने, आप व्यवसायी बने, परंतु साथ में मिनख रहे। ये जो गुण है, इनके साथ, इस मिनखपन के साथ जो पर्यटक गांव होंगे अगर बनेंगे, तो मैं तो आपको निश्चित रूप से कहता हूँ, आपने जो ये प्रयोग किए हैं, मैं कोशिश करूंगा जिन देशों में मैं गया वहां पर इसकी रिकॉर्डिंग भिजवा के, भाई आप आके देखो, राजस्थान में भी एक सीधा साधा व्यक्ति है, इतने सारे काम करने के बाद भी कम बोलते हैं, अच्छा करते हैं, अच्छा सुनते हैं, और कोई आदमी कमी भी हो तो कहते हैं कमी नहीं है, आप ऐसा करके देखो अच्छा होगा। तो इसको, आपके इस जज्बे को सलाम करते हैं। आप कुछ बताना चाहें, क्योंकि घंटों बात करें तो बात समाप्त तो नहीं होगी। प्राकृतिक खेती के लिए भी आपने अच्छा काम किया और भी किए, मेरे ख्याल से 10 कार्यक्रम हो तो भी कम पड़ेंगे। इसलिए एक तो यह कि इनका जो आदर्श मॉडल है फॉर्म, उसके ऊपर जाएं। आपको इस शो में भी इनका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस मिला, आपको करंट टीवी से भी मिल सकता है, और जरूर देखें, क्योंकि अगर इनका फॉर्म आप देख के दिन भर देखेंगे तो मेरा तो ये मानना है, खेती किसानी कभी घाटे का सौदा नहीं होगा, बच्चों को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और आप ये देखो ना कि मैं तो एक बहुत ही संकोची व्यक्ति है, मैंने इनसे पूछा कि भाई आपके बच्चे कितने, ये तो बीए किया, इनकी बेटी जो प्रियंका है एमएससी एमबीए किया, इनका जो बेटा प्रणीत एमबीए किया, वो भी इनको रुचि लेता है, कहता है मेरा पोता रुद्ध है, वो तो पूरा सहयोग देगा। तो ऐसा परिवार जो मिनखपन के साथ, वैज्ञानिक तो कई लोग बन जाते हैं, बड़े बड़े पदों पे कई लोग आ जाते हैं, पर इंसान बनकर जो खुद आगे बढ़ना चाहे, सबकी सीखना चाहे और सबको सिखाना चाहे, वही उसी का नाम है सुरेंद्र अवाना जी। अवाना जी, कुछ छूट गया होता बताएं। देखिए, एक तो जैसे खेती, परंपरागत खेती का बचपन से ही शौक था, लेकिन धीरे धीरे पार्ट टाइम गर्मी की छुट्टी होती थी उसमें काम करता था, कभी आधा घंटे बुआ दिया, कभी ये। जब मैं करने लगा, पूरी फुल टाइम देने लगा, तो मेरे मम्मी पापा का और मेरी वाइफ का सबसे बड़ा सपोर्ट है, और बेटा और बहू का भी पूरा सपोर्ट है। जब मैं विदेश या कहीं बाहर जाता हूँ। बहू जी का क्या नाम है जो आपको सहयोग करती है? आपके बहू जी जो है विश्वा। हाँ, वो भी कहेंगी कि सर आपने दुनिया भर की बातें की पापा, मैं आपका सहयोग करती, आप मेरा नाम तो वंडर करोगे। सुबह मैं 7:30 बजे रवाना हो जाता हूँ। कोरोना टाइम में तो फार्म में रहता था, अभी 7:30 बजे रवाना होता हूँ। 7:30 बजे बहू है विश्वा, वो नाश्ता टेबल पर देती है और मेरा टिफिन तैयार कर देती है। सबसे बड़ी बात है, कुछ चीज मैं वहां ले लेता हूँ, लेकिन कुछ चीजें टिफिन में दे देती है। तो जैसे मैं बता रहा था कि मैं विदेश भी जाता हूँ, या दिल्ली चला गया मीटिंग में। अभी जैसे पिछले साल में एक बार, हर महीने अब तो जाना पड़ रहा है दिल्ली भी, और जयपुर में मीटिंग होती है। पशुधन नीति जो राज्य की बन रही है, हाँ, उसमें भी आप सहयोग कर रहे हैं। मेरे 4 सुझाव माने गए हैं। तो मैं बता रहा था कि फार्म पे नहीं जा पाया, पेड़ नहीं लगा। तो एक तो मेरा बेटा प्रणीत अवाना, वो जाके पेड़ लगाता है, या मेरे संस्था में कोऑर्डिनेटर है कैलाश जी रावत, वो मेरी जगह पेड़ लगा के और मुझे फोटो भेजते हैं ताकि मैं उसको उठाए। इस तरह से मेरे फैमिली का सपोर्ट तो है ही। युवा मेरे पास आते हैं कि साहब हम ये करना चाह रहे हैं। मैंने कहा पहले अपनी पत्नी और मम्मी पापा से पूछो, घर से ही कोई अच्छा काम करोगे तो हवा निकाल देते हैं, तो पहले आप घर का सपोर्ट बहुत जरूरी है। और आज मुझे मेरे पूरे परिवार का, मम्मी पापा का तो आशीर्वाद है ही, उसके अलावा भी परिवार का पूरा सहयोग है कि वो बिना सहयोग के तो मैं कर ही नहीं सकता। और आदमी टेंशन में करेगा तो आप जानते हो कि रिसर्च, आज मैं फार्मा साइंटिस्ट नहीं बन सकता। तो मैं मेरे काम से बहुत खुश हूँ। और जो ये केमिकल की खेती से आज इतनी बीमारियां हो रही हैं, यही सोच के मैंने ऑर्गेनिक का भी किया। और धीरे धीरे मेरा मन ये है कि पैसे तो एक ऊंचाई तक देख लिया मैंने, बस बहुत है। अब मैं मन से
किसानों को सिखाना चाह रहा हूँ, ऑर्गेनिक करना चाह रहा हूँ, औषधीय पौधे लगाकर मेरे यहाँ फार्मेसी भी करना चाह रहा हूँ। तो मैं किसानों को भी ये चाह रहा हूँ कि इस तरह से आप करेंगे तो आपका प्रॉफिट होगा। और मैं हर जो भी किसान मेरे यहाँ, जैसे आप कह रहे थे, पूरा तन मन धन से उनको सिखाने को तैयार हूँ। और आप वंडर करोगे कि मैं सॉर्टेड सीमन, कोई किसान भाई आता है कि मेरे यहाँ हित में है, तो मैं जो भी उसके पास होता है दे देता हूँ। वो है पैसे तो भी ठीक है। तो इस तरह से छोटी छोटी खाद है, बीज है, सॉर्टेड सीमन है, मेरे से बनता है, उतनी मैं मदद करता हूँ और सिखाने भी। एक चीज जो रह गई मेरे ख्याल से, जी। आपने एक एफपीओ बनाया, जैविक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, ये कब बनाया और उसके बारे में 5-7 पंक्तियों में बताएं। अभी देखिए, भारत सरकार का टारगेट है कि 24 तक 10,000 एफपीओ बनाने हैं, और मैंने भी एक एफपीओ का गठन किया और उसमें 10 डायरेक्टर हैं। अभी 300 फार्मर उसमें मैंने जोड़ लिए हैं। और अभी जैसे भारत सरकार की है ई मंडी स्टार्ट की है, मैंने भी ओरिगा ई मंडी से रजिस्ट्रेशन उसका जोबनेर यूनिवर्सिटी के अंदर वीसी साहब के सामने एमओयू पे साइन किए। और अब देखिए कि मैंने सरसों के ऊपर सबसे पहले काम किया, और आने वाले टाइम अब चने पे करेंगे। और थोड़े दिनों बाद अब नीम की निमोड़ी तक की डिमांड है कि आप किसानों से निमोड़ी इकट्ठी करके दीजिए आप एफपीओ के माध्यम से। तो एफपीओ में जो मेरे से जुड़े हुए हैं उनको मैं यही कहता हूँ कि एक जयपुर गोपालन समिति भी बनी हुई है, उनको भी मैं उनके कोऑपरेटिव सेक्टर में दूध को जयपुर में बिकवाने में मदद कर रहा हूँ। एक हमने यहाँ वैशाली के अंदर चित्रकूट के अंदर संडे की संडे हम 8 से 10 बजे तक ऑर्गेनिक मंडी लगाते हैं, उसमें भी हम 30 किसान जुड़े हुए हैं जो सब ऑर्गेनिक करते हैं। हमने कमेटी बना रखी है, फार्म पे जाके देखते हैं सब ऑर्गेनिक कर रहे हैं, वो हम वहाँ मंडी में बेच रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले तो मंत्री जी के भी यहाँ आलू हुए थे, लालचंद जी कटारिया, वो भी अपना आलू मंडी में लेके आए थे, ऑर्गेनिक आलू थे उनके। तो अभी बहुत अच्छी बात है कि बजट में भी इसको ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड बना दिया है। और इसके लिए भी मैंने प्रयास किए कि इसको जयपुर जिले को पहले नहीं जुड़ा हुआ था, तो अब अगर ये जुड़ जाएगा तो किसानों को बहुत फायदा होगा। हमें भी मुआना मंडी की तरह कहीं थोड़ी सी जगह मिल जाएगी ऑर्गेनिक वालों को, तो हमारी इनकम भी बढ़ेगी। और एफपीओ के माध्यम से हम सब किसानों को जोड़कर, पशुपालकों को और किसानों को जोड़कर, इस तरह से एफपीओ के माध्यम से जो भी सरकारी योजना आएगी उनका फायदा भी है। और मेरे से जितना बनता है, मैं कोई एनजीओ की तरह इसमें कमाने का भगवान ने दे रखा है। और ये डेयरी से, खाद से इतना पैसा बरसेगा। मैं एक फार्मूला किसान अभी आपको बताता हूँ, किसानों को तो नहीं बताता क्योंकि उनके हजम नहीं होता। मेरे पास 250 गाय हैं, और अभी भारत सरकार की योजना है राष्ट्रीय गोकुल मिशन, जिसका करीब करीब फाइनल हो गया, तो मुझे 200 गाय हो जाएंगे, 400 प्लस गाय होगी। रोज एक गाय ब्याएगी, रोज एक बेचूंगा, और वो गाय जो बेचूंगा वो होगी 20 लीटर प्लस वाली और 100% गिर। और आज गुजरात में 2.5 लाख की है, मेरे यहाँ कम से कम 1.5 लाख में तो 2.25 लाख में बिकेगी। वैसे देसी गायों की बहुत डिमांड है ऑल इंडिया के अंदर। तो मैं रोज एक ब्याएगी, रोज एक बेचूंगा और 1.5 लाख रुपए पर डे कमाऊंगा। तो दूसरे किसानों को बताऊंगा तो हंसेंगे कि साल के कमा लो तो ही बहुत अच्छी बात है। तो अभी हजम नहीं हो रही, लेकिन सर मैं आपको भी दिखाऊंगा, और मैं जो किसान भाई सुन रहे हैं वो भी आ जाए 6 महीने बाद, 6-7 महीने के अंदर इस फार्मूले पे काम कर रहा हूँ, और इतनी बड़ी इनकम लूंगा कि आपको हजम नहीं होगी। तो आने वाला टाइम युवाओं से मेरा ये कहना है। देखिए, एक बात बताऊं मैं आपको, दुनिया के सबसे बड़े पूंजीपति 10-15 में वो भारत में होते हैं। तो अगर इतने प्रयोग किए जाएं तो हर चीज संभव है। बेचारे नहीं बने, हाथ लेके हर समय भीख नहीं मांगे, भाई लोन साफ कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अपने दिमाग से प्रयोग करें, सुने, समझे और करें। आपका जो ये अद्भुत प्रयोग है, अगर इसको लोग देखना चाहें तो कैसे पहुंच सकते हैं, थोड़ा पता भी बताएं। तो हमने दिखाया है, मोबाइल नंबर भी बताएं जिससे आपसे संपर्क कर सकें। देखिए किसान भाइयों, मेरा नाम जैसा बताया सुरेंद्र अवाना है, ग्राम भैराना, पंचायत बिचूण, और पहले तहसील मौजमाबाद, जयपुर से 50 किलोमीटर अजमेर रोड पे है, बंदे के बालाजी और बिचूण के बीच में है। और मेरा मोबाइल नंबर 9462229999। आप यूट्यूब पे सुरेंद्र अवाना भी डाल दोगे तो मेरे कोई 30-40 वीडियो और मेरा फ़ोन नंबर, मेरा एड्रेस भी मिल जाएगा। अभी अगर फ़ोन नंबर नहीं लिख पाए तो यूट्यूब पे सिर्फ सुरेंद्र अवाना डालो, फार्म की पूरा आ जाएगा। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो मुझे नॉलेज है वो ईमानदारी से किसान भाइयों आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। आईना भी दिखाऊंगा
ये दिखने में अच्छा लगता है, आपको कितना टाइम देकर, कितने बजट के साथ, किस पैसेंस के साथ उद्योग का दर्जा देके काम करोगे तो ही प्रॉफिट होगा। अदरवाइज जो 10 खुल रही हैं और उनमें से साल भर में 7-8 बंद हो जाती हैं, ऐसे करोगे तो ये दूसरे और हिम्मत नहीं करेंगे युवा। इसलिए मेरा निवेदन है युवाओं से कि आप करिए, लेकिन उद्योग का दर्जा देके पैसेंस के साथ इस काम। मिशन फार्मर साइंटिस्ट परिवार के 61वें सदस्य हैं सुरेंद्र अवाना जी, और इनका तो मेरा पूरा ग्रंथ लिखो तो कम पड़ जाए, घंटों बात करो तो कम पड़ जाए। अर्थ ये कि उनके फॉर्म पर आप आए, सीखें, एक दोस्त के रूप में, साथी के रूप में ये आपको सहयोग देंगे। और सीखने से, ये तो कहते हैं एक सुरेंद्र अवाना नहीं, इस देश में सैकड़ों सुरेंद्र अवाना बने, जिससे किसान को सम्मान की दृष्टि से देखा जा सके। और मैं तो जी बताइए कि आज कोई भी किसान है वो अपने बच्चों को खेती और पशुपालन नहीं करवाना चाह रहा, चाहे वो जयपुर में या बड़े शहर में जाके 10,000 की नौकरी कर ले, लेकिन वो खेती में। और मैंने आज आपको भी कह रहा हूँ कि मेरा पोता 3 साल का है और मैं उसको किसान ही नहीं, बहुत बड़ा किसान वैज्ञानिक बनाऊंगा, अच्छी पढ़ाई भी करवाऊंगा। और तब तक तो देखिए आप, ये जो अभी अपन बात कर रहे हैं इको टूरिज्म की और प्राकृतिक चिकित्सालय, नहीं 10-15 ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ जाएंगी, सबका ही होगा। वो सोते ही पैसा भी आएगा, नाम, इज्जत, शोहरत सब कुछ है। और पर्यावरण, पशुपालन, पक्षियों, सारी चीजें सारी समेट के वहां है। तो फिर वो मेरे पोते को ऐसे संस्कार दूंगा जैसे मेरे मम्मी पापा और दादाजी ने मुझे दिए, मैं मेरे पोते को दूंगा और डेफिनेट उसको किसान बनाऊंगा। अगर आपको कोई ऐसा आदमी मिले जो अपने पोते को या बेटे बेटे को किसान बनाना चाहता है तो मुझे मिलाना, कोई नहीं चाहता है। ये मैं आपको आज इस चैनल से बताना चाह रहा हूँ। और अब अवाना जी, मैं ये कहना चाहूंगा, हमने मिशन फार्मर साइंटिस्ट परिवार में एक अभियान प्रारंभ किया जिसके कारण कि बच्चे जुड़ने लगे। जैसे संतोष खेदड़ है, अनार का करती है, उनके लड़के ने बीएससी एग्रीकल्चर किया, मैं खेती करूंगा। राज दहिया है, राय सिंह दहिया, राष्ट्रपति भवन में मेहमान रहे, उनका बेटा। धर्मवीर कंबोज जो रिक्शा चलाते थे और आज मेरा करोड़ों का व्यापार है देश विदेश के अंदर, धर्मवीर कंबोज को भी आगे देखे, उनका बेटा प्रिंस कंबोज कर रहा है। तो ऐसे लोगों का ऐसा तंत्र लगा हुआ है। और मैं भी मानता हूँ कि 60 साल के आप, 76वें साल में मैं उम्र के बाद किसी दिन हमने जो परिवार बनाया उस परिवार को आप आगे बढ़ाएंगे, एक को खुद कमाए, दूसरों को सिखाए, और वो 3 साल का जो आपका पोता है वो आगे बढ़े, जो आपके और हमारे बाद उस काम को करे। और निश्चित रूप से मैं आपसे कहता हूँ, एक समय आएगा जब लोग कहेंगे कि गांव का आदमी शहर में नौकरी करने नहीं आएगा, शहर के लोग गांव में नौकरी करने जाएंगे और गांव को स्वर्ग समझेंगे। समय बहुत हो चुका। अंत में अगर आप देश और विदेश के नवाचारी किसानों को कुछ कहना चाहें तो संक्षेप में बताएं। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा, मैं आभारी हूँ ग्रेडियंट किसान, तो आपने 61वां मुझे फार्मर साइंटिस्ट या जो भी बनाया, मैं धन्यवाद दूंगा आपको और आपकी पूरी टीम को। और दूसरा, देश विदेश के युवाओं से मेरा यही कहना है कि जैसा मैंने बताया कि पैसेंस के साथ कृषि और पशुपालन को उद्योग का दर्जा देके ऑर्गेनिक खेती, आईएफएस मॉडल की खेती, और जो भी प्रोसेसिंग, जो भी आप उत्पाद पैदा करो उसकी प्रोसेसिंग करके, वैल्यू एडिशन करके, और उसको आप बाजार तक दोगे। बाजार तक मैं कह रहा हूं कि अगर अच्छी चीज आप इस तरह से ऑर्गेनिक, हाइजीनिक और प्रोसेसिंग करके करोगे तो लोग आपके खेतों में आपका सामान खरीदने के लिए आएंगे। और ऐसा मेरा विश्वास है। और आने वाले टाइम में मैं करके दिखाऊंगा कि 2-3 साल में, जब आज मैं किसानों को बताता हूँ तो हंसते हैं, 2-3 साल में जयपुर के लोग शॉपिंग करने के लिए मेरे फार्म पे आएंगे। इस तरह से आप भी पैसेंस के साथ कृषि और पशुपालन को करिए। आने वाला समय सरकारें भी मदद कर रही हैं, कोरोना ने भी सिखाया है कि ये काम, कोरोना में सब कुछ बंद था लेकिन किसान का काम चल रहा था और मैं वहीं रहता था। तो ये काम है, ये कभी बंद नहीं होने वाला है। बस थोड़ा सा युवा पैसेंस के साथ इसको करें, उद्योग का दर्जा दें, आईएफएस मॉडल की खेती करें, ऑर्गेनिक खेती करें। ये मेरा सबसे आपसे। आज हमने बात की देश के जाने माने किसान वैज्ञानिक और पर्यावरण योद्धा सुरेंद्र अवाना से। एक बात तो इन्होंने कही, खेती का अर्थ उत्पादन नहीं है, प्रोसेसिंग है, मार्केटिंग है, पशुपालन है, विविध कार्य करना है।
लोग जो वैज्ञानिक बताएं उनसे सीखना है, जो सीखे उसको सिखाना है। यह सब जो अगर करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। और अगर आप, हमारे राजस्थान का तो एक है पधारो हमारे देश, तो हमारे देश मतलब हमारे राजस्थान जयपुर पधारें तो इनका जो गांव है भैराना, यहाँ का आप का जरूर देखें फॉर्म। इन्होंने जो कुछ वहां पर किया है उसको देखकर आप अगर नवाचारी खेती करेंगे तो आपको लगेगा दुनिया मेरे लिए बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। आपने इतनी अच्छी बातें बताई तो हम भी आपके लिए एक शुभकामना व्यक्त करते हैं। पिछले साल तो आपको 5 लाख रुपए का राष्ट्रीय गोपाल रत्न सम्मान प्रदान किया गया और हमें विश्वास है कि आपके कार्यों को देखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर इस बार भी आपको कई बड़े सम्मान मिलेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो किसान भाइयों, आज हमने चर्चा की देश के जाने माने किसान वैज्ञानिक सुरेंद्र अवाना से, जो खेती करते हैं व्यवसाय के लिए ही नहीं, मिनक बनने के लिए, माँ बाप दादा दादी ने जो संस्कार दिए उन संस्कारों को सलाम करने के लिए, और सिखाते भी हैं। ऐसे ही किसान वैज्ञानिकों से हम निरंतर मिलाते रहेंगे क्रेडेंट किसान सीजन 2 में। आज इतनी ही बात। हम हर महीने दूसरे और चौथे मंगलवार को शाम 5 बजे आपसे मिलते हैं और इस कार्यक्रम को देख के आपको लगेगा हम शहर में क्यों रहते हैं, हम तो गांव में रहे, गांव सबसे अच्छे हैं। फिर अगली बार मिलेंगे। नमस्कार।